Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी, अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली हमें पता है कि इंडियन पॉलिटी एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट रखता है। बहुत रिलेवेंट सब्जेक्ट है, प्लस अगर आप एक बार इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ पे गलती के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, हम अपनी आज की क्लास में जो टॉपिक लेंगे दैट इज फ्रेमिंग ऑफ द और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग ये सब्जेक्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट अगर हम अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं तो यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं कह के चलूंगी कि ये सब्जेक्ट जो है कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री बहुत से बच्चों को बोरिंग लग सकता है, जो है हमें डेट्स याद करनी पड़ती हैं, बैटल्स याद करनी पड़ती है, बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट उसके अपोजिट आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छे से समझ के चलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दैट इज इंडियन पॉलिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। अब हम इंडिया में रहते हैं तो दैट्स वाई हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पे एक वर्ड हमारे पास आता है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जाने से पहले, सीधा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के चलेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है पॉलिटी। तो ये वर्ड पॉलिटी क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंडियन पॉलिटी जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी क्या होता है, ये शो करता है रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप है तो आपको पता है यहां पे ग्रुप या दो पर्सन होने चाहिए। तो रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप एक स्टेट के बीच में एंड उसके सब्जेक्ट के बीच में। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, जब हम बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी क्या होता है, इट रिफर्स टू अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये स्टेट क्या है और स्टेट के सब्जेक्ट क्या है। तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट, तो यहां पे स्टेट जो है वो है गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, और जो सब्जेक्ट है वो कौन है, पीपल। तो ये क्या बताता है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच का रिलेशनशिप। गवर्नमेंट और पीपल के बीच का रिलेशनशिप। देखिए, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, रूल्स बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, ये सब किसके लिए बना रही है, लोगों के लिए बना रही है। प्लस गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं। तो यहां पे दोनों के बीच में क्या है, आपस में क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, किस किस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में। ठीक है, अब यही कंसेप्ट से एक छोटा सा वर्ड निकल के आता है, दैट इज डेमोक्रेसी। यहां पे एक वर्ड हमारे पास निकल के आता है, क्या वर्ड है वो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है आपको बेसिक जब पॉलिटी स्टार्ट कराई जाती है, अगर मैं बात करूं क्लास 6 में, तो आप लोगों को डेमोक्रेसी का मीनिंग तभी बता दिया जाता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों कह रहे हैं हम इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहां पे हमें बहुत से राइट अवेलेबल है, यहां पे कोई राजा प्रथा नहीं चल रही है। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहां पे हमें देखने को मिलती है। तो डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग अगर हम देखेंगे तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है, इट इज अ गवर्नमेंट दैट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्या है डेमोक्रेसी, अगर हम मीनिंग की बात करें तो डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए एंड लोगों के द्वारा शासन। अब अगर थोड़ी सी फैक्चुअल बात की जाए तो ये जो मीनिंग है, ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी है, ये दी है अब्राहम लिंकन ने। डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये किसने दी है, अब्राहम लिंकन ने। अब एक कंट्री में डेमोक्रेसी बनी रहे, डेमोक्रेसी इंश्योर रहे, इस चीज के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेन्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे पार्ट वर्क कर रहे हैं। अब उन गवर्नमेंट के मैं ऑर्गेन्स की बात करूं तो वो गवर्नमेंट के ऑर्गेन कौन कौन से हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के जो बेसिकली ऑर्गेन्स मैं वर्ड यूज कर रही हूं, तो यहां पे गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स हैं हमारे कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
अब बहुत से लोग जो है वो पहले से पॉलिटी पढ़ के आए हैं, ठीक है, आप कंपटीशन के हिसाब से भी तैयारी करके आए हो। बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, जिन्हें बैकग्राउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो यहां पे हम उन बच्चों के हिसाब से एक एक वर्ड डिस्कस करके चलेंगे जो भी हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगी कि अभी आपको ये चीजें नहीं पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या है ये आपको नहीं पता है। जिन्हें पता है वेरी गुड, वो लोग इस वीडियो को एक रिवीजन की तरह देखेंगे। बट जब मैं बात कर रही हूं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की, तो देखो ये ऑर्गन जो ये हम लेजिस्लेटिव देख रहे हैं, ये लेजिस्लेटिव बेसिकली क्या करता है, ये करता है लेजिस्लेटिव लॉज बनाने का काम। क्या करता है, लॉ बनाने का काम, क्लियर। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या करते हैं, ये करते हैं लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम। क्या वर्ड है हमारे पास, इंप्लीमेंट करने का काम। उसके बाद आती है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी करती है जस्टिस इंश्योर, कि जस्टिस प्रॉपर डिलीवर हो। ये क्या करती है कि जस्टिस की डिलीवरी प्रॉपर हो। अब ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शन है, ये क्या काम कर रहे हैं, इनके पास क्या पावर है और क्या चीजें हैं जो ये नहीं कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमने देखा ये जो बेसिकली ये काम कर रहे हैं ये कौन इंश्योर करता है, ये सारी बातें कहां पे मेंशन है, ये सारी बातें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये सारी बातें कहां पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा पॉलिटी क्या होता है, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ये हमने देखा। इंडियन पॉलिटी में हम बात करते हैं गवर्नमेंट की और लोगों की आपसी रिलेशन की, म्यूचुअल रिलेशनशिप की। और ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू इंश्योर किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, ताकि कंट्री में, नेशन में क्या बनी रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे। इसके अलावा हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा और डेमोक्रेसी को इंश्योर करने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। सामने देखने से हमें पता चल रहा है ये एक बुक है, ठीक है, ये एक कवर पेज है बुक का। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये एक बुक है, ठीक है। अब जब ये एक बुक है तो इस बुक में क्या लिखा है। अब यहां से आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड चलेंगे, बैकग्राउंड में चलेंगे। जैसे मूवी देखते हैं ना कि अभी प्रेजेंट चल रहा है, फिर वो थोड़ा सा बैक में जाके आपको पिछले सालों की कहानी सुनाता है एंड देन फिर आपको प्रेजेंट में लेके आता है। तो आज की क्लास मूवी का वही पास्ट वाला काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें लिखी है, सिटीजन कौन होते हैं, ठीक है, आपको क्या राइट्स अवेलेबल हैं, आप क्या कर सकते हो। देखिए हमने अभी देखा था स्टेट के बारे में, हमने यहाँ पे डिस्कस करा था स्टेट एंड सब्जेक्ट यानी गवर्नमेंट एंड पीपल। तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिखी है, व्हाट अ गवर्नमेंट कैन डू और व्हाट अ गवर्नमेंट कैन नॉट डू। एक सरकार, जो सरकार है प्रॉपर, वो क्या कर सकती है और वो क्या नहीं कर सकती, ये बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। उसके अलावा ये जो लोग हैं ये क्या कर सकते हैं और ये क्या नहीं कर सकते, ये बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, ठीक है। वही जब हमने यहां पे बात की लॉ बनाना, लॉ को इंप्लीमेंट कराना और जस्टिस को इंश्योर करना, तो लॉ की जब हम बात करते हैं, अच्छा आप लोगों के नॉलेज में भी कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देते हैं, हमें नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट बहुत सारे कानून हैं जो आप लोगों के नॉलेज में होंगे। जैसे कि हम बात करें चाइल्ड लेबर, एक लॉ है, आपको पता है चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ लॉ बना है, प्रॉपर नहीं पता डिटेल, बस ये पता है कि कोई लॉ है और सजा होती है अगर इस चीज में हम इंडल्ज होता है कोई पर्सन तो। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग है तो फैक्ट्री में जो पर्सन काम करते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, हमें पता होता है कि लेबर के लिए वेजेस से रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, ये सब भी एक्ट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं। तो एक्ट क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे, बट ये जो एक्ट बने हैं ये लॉ बने हैं। क्वेश्चन आता है ये सब भी तो लॉ है, तो क्या ये सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं? ये सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे, बट ये सारे लॉ कैसे बनेंगे और इनके लॉ के बनने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्टिस, इक्वालिटी देनी है हमें सबको, लिबर्टी, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल कोर है। जो आप सारी लॉ बना रहे हो वो किस तरीके से बनेंगी, किस तरीके से इंप्लीमेंट कराई जाएंगी और उनके पीछे बेसिक आइडियोलॉजी क्या है बनाने की। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। कुछ चीजें आपके जो लॉ है वो इक्वालिटी के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी बातें कहां लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। कहां लिखी है, कैसे लिखी है, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, वो हम अपनी फर्दर क्लासेस में देख के चलेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे कि इसके बनने की कहानी कैसे शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूशन की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक क्या है, ये एक रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा कि ये एक रूल बुक है जिसमें सारे के सारे क्या लिखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, लॉ एंड
ऑर्डर्स की बात की गई है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं करते हो तो भी हमें क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। और ये कौन इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली फॉलो करा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, वो इंश्योर करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन इंश्योर करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है जिसमें क्या लिखे गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर लिखे गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जाएंगे और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, सब लोग प्रॉपर फॉलो करके चलेंगे। ये कौन देख के चलता है, ये देख के चलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा एक वर्ड हम यूज करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें होती हैं, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये हुआ, बट कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फैक्ट्स याद करना बोरिंग नहीं लगेगा, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब लिविंग डॉक्यूमेंट हम पढ़ तो लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इस चीज का आंसर बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब कोई भी नॉवल उठा लीजिए या आपकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड बुक उठा लीजिए जो आप एकेडमिक्स लेवल पे पढ़ते हैं, क्या वो भी लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाएंगी? तो अब डिफरेंस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी पर्टिकुलर चीज को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। लिविंग से मतलब क्या है, अलाइव ना। लिविंग से मतलब क्या है, अलाइव। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड ऑन की जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड ऑन की जा सकती हैं, चेंज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों पहले बन गया था, कब बना डेट आप लोगों को याद होगी, नहीं याद तो अभी हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों पहले बन गया था, 1950 में बन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, इन्फोर्समेंट में आ गया। तो ये अलाइव कैसे है? क्योंकि इसमें क्या है, एड ऑन होने के चांसेस है, इसमें क्या है, चीजें रिप्लेस होने के चांसेस है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। किस फॉर्म में? अमेंडमेंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में? अमेंडमेंट की फॉर्म में। ये भी हमारा पूरा टॉपिक बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम ये सारी चीजें भी डिटेल में देखेंगे कि अमेंडमेंट क्या होती है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है। तो ये हमें समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। उसके बाद हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाता है। कौन इंश्योर करता है? सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है। उसके बाद हमने देखा कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अलाइव है, इसमें क्या किए जा सकते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है समझ में आ गया। अब क्वेश्चन रेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया। अब थोड़ा चलते हैं हम अपनी पास्ट में, रिवाइंड वाली कहानी में। ठीक है, आपको पता है देखो सबसे पहले कितना मुश्किल काम रहा होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं आपको आपकी क्लास का मॉनिटर बना देती हूं। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो मैं आपको कॉलेज का सेक्रेटरी बना देती हूं, या आप किसी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको वहां का मैनेजर बना देती हूं। अब मैं आपसे कहती हूं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ रूल्स बनाइए। ठीक है, आप नेक्स्ट डे ही फील करेंगे कि अलग अलग लोग अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आ रहे हैं, whether it is regarding to time, whether it is regarding to break, whether it is regarding to salary, या सिलेबस को लेके, करिकुलम को लेके, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास वो लोग लेके आएंगे। और आप क्योंकि उस पोस्ट पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हर किसी की बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे जो फोर फादर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, आप देखेंगे उस टाइम पे पहली बात तो फ्रीडम मिली है। अच्छा, आप दो बातें आप इसको स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता है पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैक की बातें कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट की बातें करते हैं तो पास्ट की बातें किससे रिलेटेड होती हैं? हिस्ट्री से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी हम लोग टच करेंगे, बट बहुत डिटेल डिस्कशन हिस्ट्री की चीजों की नहीं करेंगे, बिकॉज वो हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, वो हम लोग वहां पे कवर करेंगे। वहां पे हम लोगों ने यूरोपियंस को बुला लिया, सारे ब्रिटिशर वगैरह सब आ गए हैं। अब धीरे धीरे वहां से हम लोग यहां तक पहुंचेंगे, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करके चलूंगी टाइम टू टाइम कि ये चीज हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि इतनी डाइवर्सिटी थी नेशन में। आजाद तो नहीं हुए थे, अभी डिमांड ही कर रहे थे ना कि हमें राइट दो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, हम अपने लॉ खुद बना सके। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, तो सबको सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल टास्क था। तो वो चीज कैसे हुई है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पास में चलते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब डिमांड की बात चल रही थी तो ये स्टार्टिंग कहां से हुई। ब्रिटिशर ने हम पे कैप्चर कर रखा था, ये हमें पता है। ठीक है, वो हम पे रूल कर रहे थे, लॉ वो बना रहे थे। तो एक टॉपिक हमारा यहां पे होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, बहुत सारे एक्ट्स हैं। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट है, इस तरीके से चार्टर एक्ट की सीरीज है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ये सारे बहुत सारे एक्ट हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि पास्ट में हुए हैं।
पॉलिटी से रिलेटेड है क्योंकि पॉलिटिकल और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके है। तो ये सारे एक्ट डिटेल में हम हिस्ट्री की 3rd 4th क्लास में करेंगे, इसीलिए यहां पे हम इन एक्ट को डिटेल में अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट टॉपिक कौन सा लिया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब मैं बात करती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड फील होने लगी लोगों को कि हमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए। 1934 की मैं आपसे बात करूं, आप लोग इसको साथ साथ टाइमलाइन को अपने पास लिखते भी चलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें आप इस टाइमलाइन को अपने पास साथ साथ लिखती चलिए। 1934 में मैं बात करूं तो हमारे एक पर्सन थे M.N. रॉय। क्या थे? M.N. रॉय। तो M.N. रॉय ने प्रपोज करा आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे एक जना तो बना नहीं सकता, हमें एक ग्रुप चाहिए बैठ के इंटेलेक्चुअल पर्सन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे M.N. रॉय ने कहा कि भैया एक काम करो, एक ग्रुप बना लो आप सब लोग मिलके, जो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो वो ग्रुप क्या था? उस ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो ग्रुप क्या है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि 1934 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में, तो ये फैक्ट मिस नहीं करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, नाम पूछ लेगा, इनका ऑप्शन दे देगा आपको, और कैसे ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 1934 में क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी किसने? M.N. रॉय ने। अब बात करते हैं अगले साल 1935 में INC ने इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात ब्रिटिशर से करेंगे। तो INC ने 1935 में इसको ऑफिशियली क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब क्वेश्चन यहां पे आता है ये INC के बारे में, ठीक है। मैंने बताया कुछ चीजें हिस्ट्री से भी रिलेट करती हैं, तो INC क्या, पूरी कहानी हमें नहीं पढ़नी है, बट INC के बारे में छोटी सी बात आप ये जान के चलिए। INC एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, INC एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोगों ने 1885 में बनाया, ठीक है। किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था। हिस्ट्री में डिटेल देखेंगे इसके बारे में, पूरी कहानी, अच्छी खासी पूरी क्लास होंगी एक दो INC के बारे में, बट अभी यहां पे सिर्फ इतना जानिए क्योंकि नाम आया है। INC क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। कब बनाई गई थी? 1885 में। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने। क्यों बनाई गई थी? अपनी बातें ब्रिटिशर तक पहुंचाने के लिए कि हमें कुछ राइट्स चाहिए, हमें भी पार्टिसिपेशन चाहिए, हमारी कंट्री है तो हमें भी क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए बोलने की, पार्टिसिपेट करने की लॉ मेकिंग में, इसीलिए INC को बनाया गया था। तो अब यहां पे हमने देखा कि 1935 में ये डिमांड ऑफिशियली INC ने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद 1940 में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने कौन सा ईयर देखा? 1934। M.N. रॉय ने प्रपोज करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट ईयर ही INC ने कह दिया बिल्कुल ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेनी चाहिए। 1940 में ब्रिटिशर लेके आए अगस्त ऑफर। क्या लेके आए? अगस्त ऑफर। अगेन अगस्त ऑफर जो है पूरा डिटेल में नहीं जानना है, इसका पॉलिटिकल पार्ट अभी निकाल लेते हैं। बस इसमें जो पॉलिटिकल एक क्रक्स था जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अगस्त ऑफर के थ्रू ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात थी, इसको ब्रिटिशर ने कर लिया एक्सेप्ट कि ठीक है आप लोग बना लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्वेश्चन की इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं ब्रिटिशर? क्यों एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने 1940 में? और क्यों 1940 में एक्सेप्ट करा? क्यों इससे पहले ऐसे कुछ राइट्स इन्होंने हमें नहीं दिए? तो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था। इस टाइम में क्या चल रही थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। ब्रिटिशर बहुत ज्यादा प्रेशर में थे कि अगर वो इंडियंस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इंडियंस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर रहे आपको लड़ाई में सपोर्ट, हमें हमारे राइट्स दो, हमें फ्रीडम दो। तो इंडियंस ने ये चीज कर ली, अपने हाथ खड़े कर दिया। अब ब्रिटिशर प्रेशर में है, एक तो बाहर लड़ाई चल रही है, ऊपर से इंडियन सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, इंडिया में अलग से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो इंडियंस को मनाने के लिए वो थोड़े थोड़े नेगोशिएशन करने को तैयार हो रहे हैं। तो 1940 में इंडियंस के प्रेशर की वजह से उन्होंने अगस्त ऑफर में क्या कर लिया? ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप लोग क्या बना लो? आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मौका मिला हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। देन हम बात करते हैं 1942 में क्या हुआ। क्या क्या ईयर देखे अभी हमने देखा हमारा 1935 के बाद हमने देखा 1934 के बाद 1935 में एक्सेप्ट कर लिया गया। 40 में हमने देखा अगस्त ऑफर में इसको ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप बनाएंगे। 1942 में क्या हुआ? 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्या आया? क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो और डिटेल में इनके पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। ठीक है,
1935 में क्या आया यहाँ पे, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन में क्या था, क्रिप्स मिशन को लीड कर रहे थे कौन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन लीड कर रहे थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। पॉलिटी की कुछ क्लास के बाद ही अगर आप लोग कोई भी पेपर उठाएंगे किसी भी एग्जाम का, कुछ क्लास होने दीजिए, एक बेसिक लेवल बनने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप कोई भी पेपर उठाएंगे ना तो आप लोग एबल होंगे कि आप बहुत इजीली आंसर कर पा रहे हैं चीजों का, ठीक है। तो क्या देखा, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को कौन लीड कर रहा था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। यहां पे इन्होंने क्या कहा, ठीक है आप लोग डिमांड कर रहे हो, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रॉपर बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, वर्ड सेकंड खत्म होने दो, हम इसको प्रॉपरली बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो पता है ना, ब्रिटिश शुरू से पागल बनाने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। जिस तरीके से बच्चे को हम लोग टॉफी चॉकलेट खिला के चुप करा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये बच्चा जिद ना करे किसी बड़े खिलौने की, उसी तरीके से ब्रिटिशर इंडियंस के साथ कर रहे थे कि आप बड़ी मतलब फ्रीडम की जिद पे ना उतर आए ये लोग। तो शुरू से वो लोग कुछ ना कुछ टॉफी चॉकलेट आप लोगों को क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे। तो यहां पे क्रिप्स मिशन में ये हुआ। लेकिन गांधी जी ने इसके बाद क्या बोला, गांधी जी ने कहा कि ये जो क्रिप्स मिशन इन्होंने हमारे इंट्रोड्यूस करा है ना, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब किसी फ्यूचर डेट का चेक दे दिया है इन्होंने हमें, और वो भी क्या है, विद अ फेलिंग बैंक, जो ड्रॉन फ्रॉम अ फेलिंग बैंक, विद और ड्रॉन फ्रॉम अ फेलिंग बैंक। अब इसका क्या मतलब है, गांधी जी ने ये टर्म क्यों यूज करे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक जो है वो किसने कहा। आपको ऑप्शन दे देगा बहुत सारे, क्रिप्स का नाम भी यूज कर देगा, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये पोस्ट डेटेड चेक विद और ड्रॉन फ्रॉम अ फेलिंग बैंक, ये किसने कहा है, ये कहा है महात्मा गांधी ने। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। और किसको कहा है, क्रिप्स मिशन को कहा है। किसको कहा है, क्रिप्स मिशन को कहा है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है समझ लो थोड़ा सा। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आप खुद की तो अभी आपको पता नहीं है कि आपको फ्रीडम मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी लड़ाई चल रही है। इन केस अगर आप उस लड़ाई में हार गए तो हम तो फिर किसी और कंट्री की कॉलोनी बन जाएंगे। अगर आप ही उस लड़ाई में हार गए, आप तो कह रहे हो कि हम वर्ड सेकंड के बाद आपको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दे देंगे। व्हाट इफ आप ही उस लड़ाई में हार गए, क्योंकि कंडीशन तो अभी आपकी इतनी स्ट्रांग है नहीं। अगर आप हार गए तो आप हमें कैसे फ्रीडम इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। अब यहां पे हमने एक वर्ड यूज करा, कॉलोनी, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि मैं मान के चल रही हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक भी नॉलेज नहीं है, तो छोटे छोटे वर्ड्स साथ के साथ क्लियर करके चलेंगे। पॉलिटी में अलग से कोई टर्मिनोलॉजी की क्लास तो नहीं होती है कि मैं आपको सारे बेसिक टर्म बताऊंगी, बहुत सारे टर्म्स हमारे साथ में पढ़ते पढ़ते ही आएंगे, तो साथ के साथ क्लियर करके इसको चलना है। तो कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनिज्म क्या होता है। कॉलोनी का मतलब होता है कि जब कोई रिच एंड पावरफुल कंट्री किसी छोटी कंट्री को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है अपने एक्सपेंशन के पर्पस से। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को करा था, तो इंडिया ब्रिटेन की क्या हो गई थी, कॉलोनी हो गई थी। तो ये क्या कहलाता है, कॉलोनी कहलाता है। तो जब भी हम इंडिया को कॉलोनी बोल रहे हैं तो इंडिया किसकी, ब्रिटिशर की कॉलोनी थी। यहां तक हमें समझ में आया 1942 तक की क्या कहानी चल रही थी, ठीक है। 1942 के बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या हुआ। अब 1946 की बात करते हैं। 1934 के बाद हमने देखा 35 के बाद अगस्त ऑफर 42 क्रिप्स मिशन। अब 1946 की बात करते हैं। 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, सबसे पहले तो देखो क्रिप्स मिशन को लीड कर रहे थे स्टैफर्ड क्रिप्स। तो यहां पे इसको कौन लीड कर रहा था, इसको लीड कर रहे थे 3 पर्सन। कौन लीड कर रहे थे, 3 पर्सन। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन वाले स्टैफर्ड क्रिप्स ही थे हमारे पास, ठीक है। कौन थे सबसे पहले, स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स के बाद थे हमारे पास पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट पर्सन कौन थे, और इसके बाद जो थर्ड पर्सन थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। क्या देखा हमने यहां पे, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान को लीड कर रहे थे 3 पर्सन, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ कैबिनेट मिशन प्लान से कौन रिलेटेड है या कौन रिलेटेड नहीं है,
क्लियर? कौन रिलेटेड है, कौन रिलेटेड नहीं है, तो तीनों नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, 3 लोग जो ये इसको लीड कर रहे थे ये हमने देखा। अब कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हमें क्या कह दिया गया कि ठीक है आप लोग कॉन्स्टिट्यूट करिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम बनाएंगे क्या, अब हम बनाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, अब आपके पास परमिशन आ गई है कि आप बनाइए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर हो गया यहां तक की बात? अब थोड़ा सा डेटा हम लोग देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा डेटा जो है यहां पे देख के चलेंगे। ठीक है, अब टोटल मेंबर की जब हम बात करते हैं, टोटल मेंबर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर थे 389। टोटल मेंबर थे हमारे पास 389। ठीक है, टोटल मेंबर हमारे पास थे 389। 389 का डिवीजन क्या क्या था? देखिए 389 की जब मैं डिवीजन की बात करूं तो यहां पे हमारे पास जो 296 सीट्स थी, 296 सीट्स थी, वो ब्रिटिश प्रोविंस की थी। किसकी थी? ब्रिटिश प्रोविंस। अब आपको पता होगा कि कुछ पार्ट इंडिया के क्या थे, वो ब्रिटिश प्रोविंस के पास थे, वही कुछ पार्ट ब्रिटिश प्रोविंस डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही थी। वो किस? ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, कुछ पार्ट ब्रिटिशर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो पार्ट इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, जो कि थे प्रिंसली स्टेट्स के पास। किसके पास थे? प्रिंसली स्टेट्स के पास। तो 93 ये टोटल पार्ट थे प्रिंसली स्टेट्स के पास। अब हमें यहां पे आगे डिवीजन देखना है, ये जो 93 प्रिंसली स्टेट के पास थे, ठीक है, और 296 किसके पास थे? ब्रिटिश प्रोविंस के पास थे। अब इन 296 में भी हमको फर्दर आगे डिवीजन देखना है। 296 के फर्दर डिवीजन की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो 296 के फर्दर डिवीजन की बात करते हैं। अब 296 में से 93 तो डायरेक्ट प्रिंसली स्टेट के हो गए, ये हमने देख लिया। ठीक है, उसमें से जो 292 है, दे आर सेपरेट एंड दीज 4 आर सेपरेट। तो ये जो 4 है ये कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले एरिया के पार्ट थे, चीफ इलेक्शन कमीशन वाले एरिया के पार्ट है। और वो कौन कौन से पार्ट से आते हैं? बाकी ये 292 तो देखो 11 प्रोविंस से अलग अलग आ रहे हैं, 11 एरिया से अलग अलग, पूरी ये प्रॉपर 292 सीट्स थी। बाकी जो 4 है ये 4 कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले एरिया से हैं, और उन एरिया के नाम आपको याद करने जरूरी है, और बहुत सिंपल है उन एरिया के नाम याद रखना। आप A, B, C एंड D ये याद रखिए। क्या याद रखिए? A, B, C एंड D। तो ये A क्या है हमारा? A से हमारे पास है अजमेर, A से हमारे पास है अजमेर, राइट। B से हमारे पास है बलूचिस्तान, B से हमारे पास है बलूचिस्तान, C से हमारे पास है कुर्ग एंड D से हमारे पास है दिल्ली। क्लियर? A से हमारे पास है अजमेर, मैं इसको यहां पे दोबारा लिख देती हूं, A, B, C एंड D, A, B, C एंड D। A से हमारे पास है क्या? अजमेर, अभी याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। 4 अजमेर, अजमेर के बाद आपके पास है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद आपके पास है C से कुर्ग एंड देन आपके पास है दिल्ली। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा, इधर आपसे एलिमिनेट करने को कहेगा क्या नहीं है, या आपसे पूछेगा क्या क्या है। चारों नाम याद होंगे तो दोनों टाइप के आंसर आप कर सकते हो। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, कैसे सीट का डिवीजन हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें थी इस टाइम पे। एक साइड बाय साइड एक कहानी और चल रही थी। क्या कहानी चल रही थी? मुस्लिम लीग की कहानी। क्या कहानी चल रही थी? मुस्लिम लीग की कहानी। मुस्लिम लीग को चाहिए था अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, या तो अब आर्टिशन कर दो या तो अलग नेशन दे दो। ठीक है, मुस्लिम लीग की पूरी कहानी तो हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे उनको मनाने के लिए बार बार अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग लोग आ रहे थे, बट एट लास्ट कुछ ऑप्शन हुआ नहीं, क्या करना पड़ा हमें? पार्टीशन करना ही पड़ा। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी, ये सीट्स का हमने डिवीजन देख लिया। क्या चीज थी जिसने फाइनली कर दिया था कि आपका ये बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा? दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान को कौन लीड कर रहा था? ये 3 नाम हमने देखे। उसके बाद सीट्स का सिस्टम हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये 296 सीट्स की आपसे बात की थी, जो मैंने आपसे 296 सीट की बात की थी, इसको हम देखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें 296 लास्ट वाला देख लेते हैं, बाकी तो सारा हम देख चुके हैं। इसमें जो था ये 206, 73 एंड 15,
इस तरीके से आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड करिए। क्लियर? इस तरीके से आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। अब जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इसका टोटल, इसमें यहां पे आप 206 नहीं 208 लेंगे, राइट? 208, 73 एंड 208, 73 एंड 15। तो ये जो 208 है ये किसकी सीट्स थी, आईएनसी की। ये जो 73 है ये किसकी है, मुस्लिम लीग की। और ये जो 15 है ये किसकी है, अदर्स की। तो क्लियर कट यहाँ पे जो सिस्टम हुआ, प्रॉपर इलेक्शन इलेक्टेड वाला ये पार्ट था। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों चीजें थी, ठीक है। एक वर्ड याद करना, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस टाइप की बॉडी थी। ऑप्शन ए इलेक्टेड, ऑप्शन बी नॉमिनेटेड, ऑप्शन बी बोथ, ठीक है। इस तरीके से करके आपको ऑप्शन देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड थी। क्या थी, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। क्लियर? तो ये हमने बना दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आईएनसी आ गई और ये आईएनसी बैठ गई है क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब हम बैठ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। इस टाइम पे आपको पता है पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन की बात चल रही थी, ब्रिटिशर आजाद करके जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर में नए पीएम जो थे वो अपॉइंट हुए, एटले, ठीक है। एटले नए पीएम अपॉइंट हुए। उन्होंने कह दिया कि यार जल्दी निपटाओ चीजें, हम लोग 1948 से पहले इंडिया को हम लोग को फ्री करना है। जून 1948 से पहले हमें इंडिया को फ्री करना है, ठीक है। तभी क्या करा, नए क्या हुए, नए वाइसराय भी अपॉइंट हुए। कौन अपॉइंट हुए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना एक प्लान लेके आए थे जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहा जाता है। ये यहां और हिस्ट्री दोनों के कंसेप्ट है, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान भी कहा जाता है, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना प्रॉपर सॉवरेन बॉडी हो, आज से आप खुद काम करो, हम पार्टीशन कर रहे हैं, हम इंडिया को अलग कर रहे हैं और पाकिस्तान को अलग कर रहे हैं। अब आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चीजें मैनेज कीजिए। यहां तक हमें सारी बात समझ में आ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट होगा। जो आप इतनी मोटी बुक देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें पढ़नी पड़ती है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करा होगा, ठीक है। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूरत के साथ इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखना स्टार्ट हुआ तो डेट बाय डेट इसकी भी कहानी हमें देखनी है, ठीक है। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग की जो प्रॉपर कहानी थी वो स्टार्ट करेंगे। तो डेट के साथ लिखिए, फर्स्ट डेट थी हमारी ठीक है, फर्स्ट डेट थी हमारी क्या, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ गई, सारे मेंबर बैठे हैं, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ओके। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तो देखो, जब भी कोई ग्रुप बैठता है, कोई मीटिंग होती है, तो हमें चाहिए होता है ग्रुप का एक लीडर। हमें चाहिए एक पर्सन जो हमारे ग्रुप को क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। तो ग्रुप को लीड करने के लिए फिलहाल के लिए हमें इस ग्रुप का कोई ना कोई क्या बनाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। वेरी ट्रू, प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन इज किसे प्रेसिडेंट बनाए, सब इतने महारथी बैठे हैं, सब कुछ सबने इतना नेशन के लिए करा है, फ्रीडम के लिए सबने इतनी फाइट करी है। क्वेश्चन इज हम यहाँ पे प्रेसिडेंट किसे बनाएं इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके से इनका नाम आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, बट ये कैसे थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे क्योंकि इन्हें फिक्स करके परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नहीं किया गया था। टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे क्योंकि इंडिया अभी तक फ्री ही नहीं हुआ है, 46 में तो इंडिया फ्री ही नहीं हुआ है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट या टेम्परेरी प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो ये कौन थे हमारे, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब क्यों बनाया इन्हें, क्या सबसे ज्यादा नॉलेज थी इनके पास, क्या चीजें थी, तो इन्हें बनाया गया, ठीक है, सीनियर मोस्ट पर्सन के बेसिस पे। फ्रेंड्स में ये सिस्टम चलता था कि जो भी सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है उसको आप अपॉइंट कर दो। तो वहीं से ये कंसेप्ट डिराइव करके हम लोगों ने क्या करा, सच्चिदानंद सिन्हा को अभी फॉर नाउ अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कह सकते हो या टेम्परेरी प्रेसिडेंट कह सकते हो। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास देखने को मिलता है अगली मीटिंग हुई आपकी 11 दिसंबर को।
अगली मीटिंग हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हो गई। क्या हुआ इस मीटिंग में? इस मीटिंग में आगे की बात की गई। अभी तक तो हमने क्या कर रखा था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना रखे थे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, पूरा ग्रुपिंग चाहिए अब काम करने के लिए। तो यहां पे अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट, यहां पे अपॉइंट किए गए वाइस प्रेसिडेंट और यहां पे अपॉइंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर। साथ के साथ ही नाम याद करने, अलग से बार बार इनको रिपीट नहीं करना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एडवाइजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड एडवाइजर, ठीक है। कौन कौन लोग थे ये नाम बताइए, क्योंकि पेपर में नाम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो प्रेसिडेंट जो बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके फ्री इंडिया के क्या बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए। वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ओके। उसके बाद बात करते हैं एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। एडवाइजर मीन सलाहकार कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो थे B.N. राव। कौन थे, B.N. राव। यहां तक की बात समझ में आई, कुछ फैक्चुअली है यहां तो, ठीक है। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। परमानेंट प्रेसिडेंट, क्वेश्चन में देखो अगर क्या है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे ही टिक करोगे। क्वेश्चन आता है अगर हमसे पूछ लिया हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम क्या टिक करें, ये टिक करें या ये टिक करें। सिंपल सा आंसर है, आप टिक करो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन। बट अगर क्वेश्चन में कुछ चीजें मेंशन है, टेम्परेरी वर्ड मेंशन है, ठीक है, इस तरीके का कुछ मेंशन है या डेट ही मेंशन है 9 दिसंबर की, तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे सच्चिदानंद सिन्हा। यहां की 2 दिन की हमें कहानी समझ में आई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी अपनी 3rd मीटिंग के लिए, ठीक है। दोबारा बैठते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो है, चीजें हो तो नहीं रही है, बैठो। क्या करा, 13 दिसंबर 1946 को फिर बैठे हम लोग, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ओके। क्या डिसाइड करा आप लोगों ने बैठ के, यहां पे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, नेहरू जी ने क्या करा, नेहरू जी ने पेश करा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या करा, क्या पेश करा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बना, आत्मा बना, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल एंड फिलॉसफी बोला जाता है। आज की डेट में ये प्रियम्बल बन चुका है। आज की डेट में क्या है, ये प्रियम्बल डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर एक क्लास लगेगी प्रियम्बल के लिए। तो आज की डेट में ये क्या है, हमारा प्रियम्बल है। आज की डेट में ये प्रियम्बल बन चुका है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है हमारा, बात किस पे कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का सोल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड फिलॉसफी, जो बाद में क्या बना, प्रियम्बल बन गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, सोल एंड फिलॉसफी। डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं वर्ड से आते हैं, तो इसीलिए ये वर्ड आपके लिए समझना और लिखना दोनों बहुत जरूरी है। सुनिए, समझिए और साथ साथ इसको लिख के भी चलिए। सोल एंड फिलॉसफी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्या बेसिक रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ताकि मेरी कंट्री में इक्वालिटी रहे, ताकि मेरी कंट्री में फ्रेटर्निटी भाईचारा रहे, ताकि मेरी कंट्री में जस्टिस इंश्योर हो पाए, ताकि मेरी कंट्री में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ये सारे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ताकि सबको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल सके, ताकि SC ST के साथ जो ये दलित्स वगैरह के साथ इल ट्रीटमेंट होता था, ये चीजें बंद हो जाए। तो ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए, जिसे हम क्या करने वाले हैं, फर्दर क्लासेस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। पीछे चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एक है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कहानी और फिर है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की कहानी। तो आज की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक एग्जैक्टली व्हाट इट इज देखा, और ये देखा कि कैसे ये यहां तक पहुंचा। आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे ये आगे कैसे वर्क कर रहा है और एट प्रेजेंट क्या चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात। अब व्हाट आफ्टर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद क्या हुई चीजें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई।
बहुत सारी क्या बनाई गई, कमिटीज बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगी, लिखेंगी, उन पे डिस्कशन करेंगी। तो ये कमिटीज की बात की गई। तो यहाँ पे कुछ मेजर और कुछ माइनर कमिटीज बनाई गई हैं। क्या करी गई हैं, कुछ मेजर और कुछ माइनर कमिटीज बनाई गई हैं। अभी फॉर नाउ हम लोग ना डिटेल में सारी कमिटीज डिस्कस नहीं करेंगे, कमिटीज के ऊपर एक सेपरेट सेक्शन हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। सारी कमिटीज के ऊपर सेपरेट सेक्शन डिस्कस अलग से बना लेंगे एक लेक्चर, उसमें कमिटीज ही कमिटीज करेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना जानना है कि हमारे पास 8 मेजर और 13 माइनर कमिटी थी। अगर मैं आपसे कमिटीज की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कमिटीज की, तो कमिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज है। ठीक है, 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीजें करना स्टार्ट करा। नाउ द क्वेश्चन इज, इन कमिटीज ने क्या करा। देखो अलग अलग कमिटीज थी। कोई यूनियन पावर कमिटी दैट इज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमिटी की कैसे स्टेट को इंक्लूड करा जाएगा, फिर आपके जो माइनॉरिटीज थे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटीज थी। तो ये सारी कमिटीज अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाती थी, अपनी अपनी डिस्कशन करती थी और उसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट करती थी किसको, ड्राफ्टिंग कमिटी को। किसको, ड्राफ्टिंग कमिटी को। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया फिर भी हमने ये डिस्कस नहीं करा कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन, बी आर अम्बेडकर। ये सबको पता है नो, बट बी आर अम्बेडकर तक की कहानी पे पहुंचना पड़ेगा ना हमें। ड्राफ्टिंग कमेटी में हम पहुंचे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करा, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना तैयार करा। सारे लोग ये लिखते थे, उसके बाद आके इन्हें सबमिट करते थे, उसके बाद ये अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करते थे, चेंज करते थे चीजें और वहां पे ये प्रॉपर उसको फ्रेम करते थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, बी आर अम्बेडकर। कौन थे, बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझ में आ रहा है हमें क्यों इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मेन काम तो यही कर रहे थे कि क्या होना चाहिए इंक्लूड, क्या नहीं होना चाहिए इंक्लूड, ये सब कुछ यही देख रहे थे। कौन देख रहे थे, बी आर अम्बेडकर। अब क्या बी आर अम्बेडकर ये काम देख रहे थे तो इसका मतलब ये कि बी आर अम्बेडकर बैठ के खुद से कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, खुद अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहे थे, बस ये सारी चीजें क्या इंक्लूड होनी चाहिए क्या नहीं ये सब सेट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या देखा हमने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद हमने देखा कि कमिटीज बनाई गई, कुछ मेजर और कुछ माइनर कमिटीज। सारी कमिटीज अपना जो रिपोर्ट था वो किसको लाके देती थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन बैठे थे, हेड पे बैठे थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यही सारा ड्राफ्ट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का रेडी कर रहे थे। इतनी कहानी हमें यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने क्या क्या करा। इन्होंने अपना ड्राफ्ट जो रेडी करा, ठीक है, वो कुछ पार्ट में रेडी करा, एक दिन में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हो गया था। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट इनका फरवरी 1948 में आया, सेकेंड ड्राफ्ट इनका अक्टूबर 1948 में आया। ठीक है, इसको देख लीजिए, फर्स्ट ड्राफ्ट जो था फरवरी 1948 में, सेकेंड ड्राफ्ट जो आया वो आया अक्टूबर 1948 में। ठीक है, देन इनका प्रॉपर थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट जो आया वो आया 1949 में। क्लियर, तो इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके ये सारी चीजें क्या हुई हैं, ये सारी चीजें फाइनलाइज हुई हैं। एक बार में नहीं बना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने, पूरा हम देखेंगे ये सारे 2 साल 11 महीने, अराउंड 3 साल तक इनको लग गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये सारी चीजें ड्राफ्ट बनी, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के हो गया रेडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के हो गया हमारा रेडी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की हम लोग बात करें तो एक बार पहले आप ये देख लीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने किसको बोला, बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रॉपर आई थी वो आई थी 21 विजिबल होगा, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन। चेयरमैन यानी हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी इसके हेड थे। उसके अलावा देखो ये नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, अब रट्टा मार सकते हो, क्रैम कर सकते हो, क्रैम कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हमारे, ठीक है, ये देख लीजिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, माधव राव, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णामाचारी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये कुछ मेंबर्स थे किसके अलावा, बी आर अम्बेडकर के अलावा। इसमें हमने देखा, ठीक है, ये एक आप देख सकते हो, ये सारे क्या है, टोटल 7 मेंबर प्लस हमारे चेयरमैन, ये सारे किसके मेंबर हैं,
ये सारे मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके अलावा और भी बहुत सी कमेटी है, यस बिल्कुल कमेटी है, मैंने आपको बताया उन कमेटी के लिए हम लोग सेपरेट एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें हम प्रॉपर कमिटीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। प्रोविंशियल कमेटी की बात कर लीजिए, चाहे आप यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात कर लीजिए, स्टेट कमेटी की बात कर लीजिए, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका बनके प्रॉपर रेडी हो गया, डेट वाज 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्समेंट में कब आया, कब बनाते हैं हम रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को आया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये डेट में डिफरेंस क्यों? आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके रेडी हो गया, ठीक है, हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। कब कर लिया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन केम इनटू फोर्स, मतलब वो इन्फोर्समेंट में कब आया? वो इन्फोर्समेंट में आया 26 जनवरी 1950 को। द रीजन बीइंग इस डेट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। थोड़ा सा और हिस्ट्री की एक छोटी सी कहानी सुनो। हुआ क्या 1928 में, अब हिस्ट्री में तो और डिटेल में जानना है, यहां पे थोड़ा फास्ट में मेन बात जान रहे हैं। 1928 में नेहरू जी, कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट लेके आए जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश करी, नेहरू रिपोर्ट हम जिसे बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने बात करी किस चीज की? इन्होंने बात करी थी डोमिनियन स्टेटस की। किसकी बात करी थी? डोमिनियन स्टेटस की। नाउ क्वेश्चन इज, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस, देखो ब्रिटिशर से आजादी तो मांग ही रहे हैं हम। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? थोड़े बहुत राइट दे दो, हम अपने अकॉर्डिंग चीजें फ्रेम कर लेंगे, कुछ रूल्स बना लेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल पूरी तरीके से अभी भी किसका? ब्रिटिशर का ही चलेगा। ये था डोमिनियन स्टेटस। बट यहां पे कुछ लोग हो गए इनके अगेंस्ट। कुछ लोग कौन? देखिए, कुछ लोगों में सबसे पहले तो इनके खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी इनके अगेंस्ट थे कि ये हमें नहीं चाहिए ये आधी अधूरी सी आजादी। उसके अलावा हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस इनके अगेंस्ट थे। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो बहुत फेमस नाम है जो आप लोगों ने सारे सुने हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग हो गए इनके अगेंस्ट कि हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस। 1929 तक का टाइम दिया गया। 1929 हर साल, आईएनसी के बारे में मैंने आपको बताया, हर साल आईएनसी दिसंबर लास्ट में एक मीटिंग करती थी ये देखने के लिए कि हमने क्या किया है और आगे हमें कैसे काम करना है। तो दिन 31 दिसंबर 1929 बात हुई थी कि अगर इस दिन तक हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया तो ठीक है, अभी के लिए हम इसमें खुश हो जाएंगे, फिर आगे आजादी कैसे मांगनी हम देखेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर हम अपने तरीके से काम करेंगे। अब 31 दिसंबर 1929 का डेट, मीटिंग हो रही है आईएनसी की। कहां पे हो रही है ये सेशन? कौन लीड कर रहा है और कहां पे हो रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कौन लीड कर रहा है की बात की जाए तो ये सेशन लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए क्या डेट है, याद रखिए 31 दिसंबर 1929 की डेट। कहां पे? आईएनसी का सेशन कहां पे हो रहा है? लाहौर में हो रहा है। लाहौर में कौन सी रिवर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। रावी रिवर के नियर बाय क्या हो रहा था? ये आईएनसी का सेशन हो रहा था। इसे लीड कौन कर रहा था? इसे लीड कर रहे थे नेहरू जी। कौन कर रहे थे? नेहरू जी। कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू जी से क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। अब यहां पे डिक्लेयर कर दिया डोमिनियन स्टेटस तो मिला नहीं, अब हम कंप्लीट फ्रीडम की मांग करेंगे। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला आईएनसी का सेशन? क्योंकि यहां पे मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की। किसकी? पूर्ण स्वराज की। हमें नहीं चाहिए आधी अधूरी आजादी, नाउ वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी। और इसी के बाद से 26 जनवरी 1930 जो है, तब से हम लोग क्या मनाते हैं? अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। उस डेट को क्या डिक्लेयर किया गया था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दैट्स वाई वो डेट इंपॉर्टेंट थी। अब हुआ क्या? आजादी तो मिल गई 15 अगस्त को, तो इंडिपेंडेंस डे तो हमने उसे डिक्लेयर कर दिया। बट क्योंकि 26 जनवरी की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए हमने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्समेंट में कब लाएंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्समेंट में लाएंगे 26 जनवरी 1950 को। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट में आया। क्यों आया? ये रीजन भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और क्या क्या चीजें कर रही थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और क्या क्या चीजें कर रही थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, देखो 22 जुलाई 1947। अब डेट लिखना, डेट इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो यस डेट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ एग्जाम में डायरेक्ट डेट को मैचिंग करने के लिए दे देता है, कुछ एग्जाम में डेट की मैचिंग दे देता है, तो डेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंसीडर करके चलना है हमें। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। क्या करा था?
नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था। ठीक है, ये डेट याद रखिए, बिल्कुल मैचिंग में ये क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं देखना है इसके बारे में। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या करा, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट डेट की बात करो, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, यानी जब सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या हुआ, एक तो सब लोगों ने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा, ये कहानी हमें देखने को मिलती है कि ठीक है सबने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया था इस दिन। नाइनटीन 1950 में क्या करा, अब इस दिन क्या क्या हुआ, इस दिन के कुछ इवेंट हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे सब लोगों ने कर दिया साइन, उसके बाद क्या किया, इस दिन हमने अडॉप्ट करा अपना नेशनल सॉन्ग। क्या करा, नेशनल सॉन्ग। क्या है नेशनल सॉन्ग, क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक है, वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहां पे लिखा था, इनकी एक बुक थी आनंद मठ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करनी है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहां पे लिखा, इनकी बुक थी, एक नॉवल थी आनंद मठ, वहां पे इन्होंने ये लिखा। इसके अलावा हमने क्या करा, नेशनल एंथम, क्या अडॉप्ट करा इस दिन हमने अपना नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन। नेशनल एंथम जनगण मन किसने लिखा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये तो सबको पता है, बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम नहीं याद रहता है, ये पता रहता है कि किसने लिखा है, बट आनंद मठ में लिखा गया था, ये चीज नहीं याद रहती है। उसके बाद इस दिन हमने अपॉइंट कर दिए फर्स्ट प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट कर दिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आजाद हो चुके हो ना अब प्रॉपर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करें। अभी मैं बता चुकी हूं कौन थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले परमानेंट प्रेसिडेंट, और उसके बाद फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा अब कुछ और बातें जो हमें जाननी है, कुछ फैक्ट जो हमें जानने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, वो फैक्ट आप देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था, जो लोगो था, वो क्या था, वो था एक एलिफेंट। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, बिल्कुल एक इस तरीके से याद रख लो ना, इतना जाइंट, इतनी बड़ी कंट्री, तो इस तरीके से एक एनिमल जो सिंबल लिया गया है वो भी बहुत जाइंट लिया गया है, वो भी बहुत क्या लिया गया है, बड़ा लिया गया है। तो क्या है ये, एलिफेंट। क्या सिंबल है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, एलिफेंट एक सिंबल है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हम कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा, देखो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रखा गया है हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। ठीक है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है, हीलियम से उसको कवर करके हीलियम के कंटेनर में रखा गया है। रीजन बीइंग पता है ना, पेज फेड हो जाते हैं, पेज जो है फेड हो जाएंगे। आप कुछ पुरानी बुक उठा लीजिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की टाइम की, कैसे पेज फेड हो जाते हैं, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके, सुप्रीम लॉ है कंट्री की तो रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ेगी ना उसकी। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमने प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन है। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो आप पढ़ रहे हो दैट इज नॉट हैंड रिटन, वो तो प्रिंटेड फॉर्म में सब कुछ आपके पास अवेलेबल, बट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है और 2 भाषाओं में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड देन आपका क्या लिखा गया है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, कैलीग्राफी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हुई है। ठीक है, इंग्लिश में इसको किसने लिखा है, क्वेश्चन आ जाता है ये, इंग्लिश में इसको किसने लिखा है, तो इंग्लिश में इसको लिखने वाले पर्सन है प्रेम बिहारी सिंह रायजादा। प्रेम बिहारी सिंह रायजादा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नाम से, तो आपको नाम पता होना चाहिए। इंग्लिश में जिसको लिखा है, कैलीग्राफी प्रॉपर राइटिंग में लिखा है, किसने लिखा है, प्रेम बिहारी सिंह रायजादा। अब क्या था, क्या इन्होंने कितनी फीस ली कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, इन्होंने कोई फीस नहीं ली। इन्होंने सिंपल से एक बात रखी कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस एक काम कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की हर पन्ने पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये रेस्पेक्टफुल बात थी कि आप कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो, तो दे डिडंट चार्ज एनी फीस, इन्होंने कोई फीस चार्ज नहीं की। इन्होंने कहा बस हर पेज पे आप क्या करिए, मेरा नाम लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी में किसने लिखा। हिंदी में इसकी जो कैलीग्राफी थी वो किसने की, वो करी है हमारी वसंत किशन। किसने करी है, वसंत किशन वैद्य ने। किसने करी है, वसंत किशन वैद्य ने। ठीक है, नाम देख लेते हैं इनका, किसने करी है, वसंत किशन वैद्य ने। किसने करी है, वसंत किशन
वैद्य ने। आई होप आप लोग साथ साथ लिख के चल रहे हैं चीजें, आप पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं और अपने साथ साथ इसके प्रॉपर नोट्स बना के चल रहे हैं। तो हिंदी में समझ में आया, इंग्लिश में समझ में आया किसने किसने लिखा है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करने के लिए जो लोग बुलाए गए थे, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, आप ओरिजिनल पिक्स एक बार देखिए इसकी पिक को। तो जो डेकोरेट करने के लिए लोग बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे शांति निकेतन से। कहां से बुलाए गए थे? शांति निकेतन से वो लोग बुलाए गए थे। ठीक है, कौन कौन लोग थे? वो लोग थे बेसिकली आर्टिस्ट शांति निकेतन के जो थे वो थे हमारे 2 पर्सन थे। एक थे राम मनोहर सिन्हा और दूसरे हमारे पास थे, तो क्या नाम है इनके? राम मनोहर सिन्हा, आप इसका नाम लिख के चलिए अपने पास। और दूसरे जो पर्सन थे वो थे नंदलाल बोस। ठीक है, फर्स्ट नेम इज राम मनोहर सिन्हा। कहां से बुलाया गया था इन्हें? शांति निकेतन से बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट करने के लिए बुलाया गया है। राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। क्लियर? सिंबल हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा बनके तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टोटल कॉस्ट लगी थी वो हमारी अराउंड लगी थी 60 लाख। क्या लगी थी? 60 लाख की कॉस्ट लगी थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या समझ में आया, बनने की बात कहां से चली ये समझ में आया। इसके अलावा हमें समझ में आया कि लिखने की बात किसने करी, डेकोरेट किसने किया, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या बेस लेके चला गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ लोग इस चीज के अगेंस्ट भी थे। बहुत से लोग क्या कह रहे थे? बहुत से लोग ये भी कह के चल रहे थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से लोग इस चीज के अगेंस्ट थे, बहुत से लोग इस चीज को क्या कर रहे थे? क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? आपको पता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अराउंड 3 ईयर्स लगे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन तकरीबन लगे हैं। कितना टाइम लगा ये भी लिख लीजिए, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तकरीबन कितना टाइम लगा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो अब लोगों का ये कहना था, क्रिटिसाइज एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्रिटिसिज्म नहीं पूछता है, बट इसको सुन लीजिए ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। क्या था कि इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये जो है इसमें सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी है। ठीक है, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस ही तो एक पार्टी थी और तो कोई पार्टी इंक्लूडेड ही नहीं थी। प्लस ये जो पार्टी थी इसको किसने इलेक्ट करा? लोगों ने तो इलेक्ट करके नहीं भेजा इन्हें, तो ये कोई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म तो थी ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा कहा जा रहा था कि ये कोई सोवरेन बॉडी थी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर थे यहाँ जिस टाइम पे ये बॉडी बनाई गई। तो इस वजह से लोग इसके बहुत सारे क्या कर रहे थे? क्रिटिसिज्म भी दे रहे थे। बट अगेन क्रिटिसिज्म पेपर में हमसे नहीं पूछी जाएगी, जो फैक्ट पूछे जाएंगे, जो कंसेप्ट पूछा जाएगा वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो अपनी अगली क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और कुछ टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह जो है वो हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस में कवर करेंगे। Okay, so that's all for today. Thank you for watching the video.